शहर को डेवलप करने के नाम पर जो स्लम्स झुग्गी बस्तियां होती है उस पर बुलडोज़र चला देती है, लोगों को बेघर कर देती है। बेघर और श्रम में रहने वाले सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है कि जो लोग अपना मकान नहीं खरीद सकते वो उस योजना के अंतर्गत रेंटल हाउसिंग में भी आ सकते हैं। उत्तर सदन के पटल पर रख दी गई। माननीय सभापति महोदय। सप्लीमेंट्री नंबर 1। Thank you, sir. It's great संदीप to कुमार पाठक। Thank you, sir. It's great to have you back in the action in the House again. सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि कई बार ये देखने को मिलता है कि सरकारें शहर को डेवलप करने के नाम पर जो स्लम्स झुग्गी बस्तियां होती है उस पर बुलडोज़र चला देती है, लोगों को बेघर कर देती है। स्मार्ट सिटीज़ में भी एक एजेंडा है कि स्लम फ्री स्मार्ट सिटीज़ का। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या सरकार स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्लम्स को उजाड़ कर अपना एजेंडा पूरा करना चाह रही है या फिर उनको पुनर्वासित करने का पूरा प्रावधान भी बनाई? अगर पुनर्वासित करने का प्रावधान है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले सरकार के इस कार्यकाल में कितने घरों को तोड़ा गया और उनमें से कितने परिवारों को, कितने घरों को पुनर्वासित किया गया है राज्यवार? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार अंत्योदय के दर्शन को लेकर के चलने वाली सरकार है। समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंचे, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। माननीय सदस्य के प्रश्न की बात है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा माननीय पाठक जी को और सदन को भी कि भारत की जनगणना देश में दशक के आधार पर मनी बस्तियों सहित देश की आबादी की गणना करती है। पिछली जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी जिसके अनुसार 1.39 करोड़ परिवारों सहित कुल 6.54 करोड़ लोग स्मार्ट शहरों के साथ देश भर में झुग्गियों में रह रहे थे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों में लगभग 39 लाख परिवारों के 1.82 करोड़ लोग झुग्गियों में रह रहे थे। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 जो कि राज्य की सूची है की प्रविष्टियां 18 के अनुसार लैंड और कोलोनाइजेशन राज्य के विषय है, इसलिए अपने संबंधित शहरी क्षेत्रों में बेघर और श्रम में रहने वाले सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मैं राज्यवार डेटा मंत्रालय में संधारण नहीं करते, यह राज्य का सब्जेक्ट है। माननीय सभापति। माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न था जी कि रिप्लेसमेंट के बारे में क्या डेटा है, आप बाद में माननीय सदस्य को दे दीजिए। जी माननीय सभापति। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संदीप कुमार पाठक। धन्यवाद सर, जैसे कि ये कहा गया कि पुनर्वासित करना सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार कर रही है। जहां तक मेरी समझ है, पुनर्वासित करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक शहर जिसको आप स्मार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितनी झुग्गी बस्तियां हैं, उन झुग्गी बस्तियों में कितने लोग रहते हैं। जब तक ये जानकारी ना हो उसको पुनर्वासित करना असंभव है। मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार कर कैसे रही है। पहले जो जनगणना हुई वो 14 साल पहले हुई थी, लगभग 2011 में। तो क्या 2011 के जनगणना के आधार पर ये सारा पुनर्वासन हो रहा है या फिर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उसको अभी तक किया नहीं गया है? तो पहला प्रश्न तो यही है इसी के अंदर कि भाई बिना डेटा के आप कैसे पुनर्वासित कर रहे हो, और अगर नया डेटा लेने का है तो आपका जनगणना कब आप शुरू करने वाले हो, नया जनगणना? माननीय मंत्री जी। पति महोदय, चूंकि भारत सरकार की ओर से एक टारगेट रखा गया कि हाउसिंग फॉर ऑल, और हाउसिंग फॉर ऑल में एक साथ ही ये टारगेट पूरा करना संभव ना देख करके और एक टारगेट रखा गया कि PMAY 1 इसमें 1 करोड़ लोगों को मकान दिया जाए, और 1 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए 4 वर्टिकल उसके अंदर तय किए गए। बेनिफिशियरी लेड स्कीम, जिसके अंदर जिसके पास अपना प्लॉट है
उसको वो विषय दिया जा सकता है। ऐसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो अफोर्डेबल नेचर के मकान बना करके ऐसे गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। इसी के साथ जो रेंटल हाउसिंग स्कीम, ये जो 2020 में उसका योजना का एक अलग से उप योजना शुरू करके ये भी शुरू की गई कि जो लोग अपना मकान नहीं खरीद सकते वो उस योजना के अंतर्गत रेंटल हाउसिंग में भी आ सकते हैं। तीसरा, इन सीटू और डेवलपमेंट स्कीम कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उस नाते से ये एक वर्टिकल भी दिया गया। एक चौथा वर्टिकल भी दिया गया कि जो अच्छे संपन्न लोग हैं और वो अपना मकान अपने आप बना करके ज़्यादा पैसे लगा के कर सकते हैं, उनको बेनिफिशियरी लेड स्कीम में, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कुछ राशि का एक भुगतान करना भी उनके लिए सुनिश्चित किया गया। चारों वर्टिकल स्टेट्स को बताए गए और स्टेट्स ने डिमांड अपनी किस वर्टिकल में कितनी देनी है, गरीबों के लिए कितने मकान उनको देने हैं, ये विषय स्टेट्स के ऊपर निर्भर है। पहली PMAY जो समाप्त हुई है उसके आंकड़े जैसे पहले बता दिए गए कि 2011 का जो एक आंकड़ा था उसमें 38 लाख परिवार और ये गरीब स्लम बस्तियों में रहने वाले, ये कुल आंकड़ा उसमें मिला था, जिसमें 1 करोड़ 82 लाख ऐसे सदस्य ये उसमें रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इन योजनाओं का लाभ सरकार कितना, प्रदेश सरकार कितना लेना चाहती है, ये डिमांड बेस्ड यानी एक प्रकार से योजना है। डिमांड कितना करेंगे कितना नहीं, जो डिमांड स्टेट से आई है उसमें अभी इस के अंतर्गत जो गरीब बस्तियां हैं उसमें कुल स्वीकृत मकान किए गए 5,52,000। ऐसे 100 शहरों की बात है। 100 शहरों में 5,52,000 मकान स्वीकृत किए गए और निर्माणाधीन उसमें है 4,99,000 और 3,36,000 ये बना करके दे दिए गए हैं। तो ये लगातार चलती हुई प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अभी 31 दिसंबर 2025 तक ये सारी पूर्ण हो जाएगी। अगली प्रोसेस PMAY 2, उसके भी 4 वर्टिकल ये तय कर दिए गए हैं। उसमें भी 1 करोड़ मकान शहरी, 2 करोड़ मकान ग्रामीण, 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये लगातार जब तक हाउसिंग फॉर ऑल पूर्ण नहीं होता ये लगातार चलता रहेगा। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी एक प्रकार से अपील की है, निवेदन किया है कि सरकार अपनी योजना से यदि 1 मकान बनाए तो प्राइवेट एंटिटीज भी 5 मकान बनाए ताकि लोगों की भी सुविधा मिले और प्राइवेट PPP मॉडल के ऊपर इस इंडस्ट्री को भी लाभ हो। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें किसी झुग्गी को तोड़ने का काम भारत सरकार की योजना से नहीं होता। ये चूंकि लैंड एंड कॉलोनाइजेशन जैसा बताया ये स्टेट का इशू है, स्टेट अपनी डेवलपमेंट प्लान बनाती है, उस प्लान के अंतर्गत ये उनकी योजना के अंतर्गत आता है।